जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ लिंग, विद्यालय और समाज जो आपका जेंडर, स्कूल और सोसाइटी है, इसका जो यूनिट 4 है, हम लोग इसमें उसकी पूरी मैराथन क्लास के थ्रू इसको कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जो है उसी के लिए बनाया जा रहा है कि लास्ट मिनट पे आपने जो भी पहले का पढ़ा होगा उसको जो है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखेंगे, और आंसर राइटिंग में अगर आपसे पूछेगा जो अलग अलग क्वेश्चन आपके यूनिट 4 से आए हैं उनको हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब देखिए, आपका जो यूनिट 4 है, यूनिट 2 का मैंने ऑलरेडी समरी जो है वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो हैं वो सारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप उनको देख लें। उसके बाद जब आप को ये लास्ट में यूनिट 4 की जो समरी मैं आपको आज बताने वाली हूँ इसको आप देखेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं यूनिट 4 से संबंधित वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यूनिट 4 में आपका जो भी टॉपिक है, चाहे मतलब आपका लिंग आधारित असमानताओं को कम करना, बेसिकली बात करें तो लास्ट जो ये यूनिट है ये आपकी गर्ल चाइल्ड के इर्द गिर्द घूमती है कि एक लड़की के साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ उनके निवारण जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या इंसेंटिव है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसमें, गवर्नमेंट ने भारत में क्या क्या चीज़ों को इंसेंटिव के रूप में लाए, इसके साथ अलग अलग जो आयोग बने हैं, जो आपके कमीशन बने हैं, उन्होंने गर्ल एजुकेशन के ऊपर क्या कहा है। जैसे अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करें तो इसमें आपका कोठारी कमीशन से क्वेश्चन आया है और इसके साथ ही NEP 1986 से आया है कि इन दोनों लोगों ने गर्ल्स एजुकेशन के लिए क्या कदम उठाए हैं, तो इसको भी हम चर्चा करेंगे। तो सारा आपका जितना भी है बिल्कुल फोकस्ड होकर टू द पॉइंट होगा। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी और बहुत कुछ नया आपको जो है अपने नॉलेज में भी इन्हांसमेंट होगी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गर्ल चाइल्ड इन इंडियन सोसाइटी, तो यहाँ पर आपको पहले तो इसमें जैसे देगा कि आपको भाई भारतीय समाज है तो इसमें जो स्त्री है या बालिका जो भी आप कह रहे हैं, तो ये जो बालिका है इस बालिका की क्या स्थिति है, स्थिति का सेंस क्या है कि मतलब इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो अगर हम बात करें तो आप अलग अलग कालखंडों में, वैसे ये प्रश्न आया नहीं है इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया है, और साथ में ये हम लोग बेसिक भी जानते हैं कि जैसे कि अगर हम कहें कि अलग अलग टाइम फ्रेम में, जैसे एंशिएंट टाइम में आप बात करें या फिर आप वैदिक काल में चले जा रहे हैं, बौद्ध काल जो हम लोग हर उसमें पढ़ते हैं कि वैदिक काल है, फिर बौद्ध काल आ रहा है, फिर आपका मध्यकाल मुस्लिम एरा और उसके बाद आपका मॉडर्न काल। तो ये जो आपके सारे काल हैं, एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, इसमें स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, कैसी नहीं थी और आज प्रेजेंट में कैसी है। क्लियर है इतनी बात? तो एंशिएंट टाइम में आप देखेंगे कि जो आपका पहला वाला वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल, उसमें काफ़ी अच्छी थी, उत्तर वैदिक से थोड़ा थोड़ा जो है कम हुआ। मेडिवल में बहुत सारा जो है जो अधिकार थे उनका हनन करना शुरू किया गया, और मॉडर्न में स्थिति आप देख ही रहे हैं कि अब हमको इसको किताबों में पढ़ने को मिल रहा है। तो ये इनका एक पृष्ठभूमि है जिनको आप अलग अलग कहेंगे, और ये भी बताएंगे साथ में कि भारतीय जो आपकी संस्कृति है, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, वो कभी भी लड़कियों को कम नहीं समझती है, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार का स्लोगन भी दिया जाता है कि भाई जहाँ नारी का वास होता है वहीं देवता या देवियों का भी वास होता है, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं सब कुछ होता है। इसके साथ ही हम लोग जो है हमारे पूजा विधि विधान जो भारतीय संस्कृति का है उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि जो देवी और देवता हैं उनका भी स्थान, महत्व है, उसमें भी देवियों के जो पास जो शक्ति दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी, मतलब आप कह सकते हैं सुप्रीम लेवल की दिखाई गई है। इसके बाद भी कई सारी समस्याएं हैं जो समाज में व्याप्त हैं। अब हम उन समस्याओं पर आते हैं। आपने ये देख लिया क्या कब था क्या नहीं, अब आते हैं बारी समस्याओं की। यह आपके शॉर्ट में भी पूछा गया प्रश्न है, मैंने कवर भी किया शॉर्ट वाले में, कि आज के वर्तमान समय में अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय समाज में बालिकाओं के साथ हो रहे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का वर्णन करें, तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं बिल्कुल व्यवहारिक हैं, आप सभी लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे एक्सपेक्टेशंस ऑफ डोमेस्टिसिटी, घर के कामकाज हैं उसकी जो उम्मीद होती है कि लड़की ही करेगी, वो आपके पैदा होने के साथ ही आपके साथ लगता है जुड़ जाती है कि ये काम है तो घर संभालना लड़की का, ये पहले तो 24/7 का काम है, उसके बाद वो चाहे तो वो
बाहर वोकेशनल में भी काम कर सकती है, वो उसकी चॉइस अब दी जा रही है। इसके साथ अगर हम बात करें तो सेफ्टी, सबसे बड़ी जो समस्या है आज के दौर में वो सुरक्षा की है। वो सुरक्षा हर प्रकार से, क्योंकि जब आपका शारीरिक सुरक्षा नहीं हो पाता है तो आपका मानसिक हर तरह की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है और हर तरह की सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। एसिड थ्रोइंग, जो लोग एसिड फेंक देते हैं, गलती किसी की भी हो उसमें, बल्कि नुकसान तो भाई होता ही होता है, तो एसिड थ्रोइंग ये भी लड़कियों के साथ एक बड़ी समस्या है कि अगर कुछ इधर उधर कर दिया तो भाई लोग डरा भी देते हैं। इसके साथ डाउरी, जो आपका दहेज है, दहेज आप सब जानते हैं, दहेज के कारण ही जो भ्रूण हत्या है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि उसके घर लड़की हो, क्योंकि उनको दहेज देना पड़ेगा। डोमेस्टिक वायलेंस, इसके साथ ही घर के काम भी करना है और घरेलू हिंसा भी सहना, ये भी लड़कियों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। भेदभाव भी है, वरीयता भी पहले पुत्र को दी जा रही है। सेक्सुअल हरासमेंट जैसे केसेस, और अभी तो आप रिसेंट रिपोर्ट जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जो सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस तो मान लीजिए ठीक है, आप बहुत हद तक देखेंगे तो बेटियों के साथ कम होता है, जब वही बेटियाँ किसी के घर जाती हैं तो उस केस में बढ़ जाता है। लेकिन जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, जो यौन उत्पीड़न है, वो अभी जो रिसेंट एक रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ रही थी उसमें माना जा रहा है कि बच्चियों के साथ जो हैरासमेंट हो रहा है वो उनके अपने किसी जाने पहचाने या मतलब पारिवारिक माहौल में ज़्यादा हो रहा है, जो एक बहुत सोचने वाली विषय है। इसके साथ यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है आपका ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का सीधा सा अर्थ होता है कि माँ बाप क्या करते हैं कि पैसों के लिए बच्चों को बेच देते हैं। क्लियर है, ये ट्रैफिकिंग है। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी नियम बनाए हैं, लेकिन फिर भी ये काम जो है होता रहता है कि बाद में उनको बेच देना, फिर प्रोस्टिट्यूशन, इस टाइप से चीज़ें यहाँ देखने को आती हैं। क्लियर है। सो दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द गर्ल चाइल्ड इन द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में भी है, बाहर भी पूछेगा तो भाई यही है, कुछ और प्रॉब्लम्स इसमें ऐड हो जाएंगी। क्लियर है। इसके साथ प्रॉब्लम्स में आप अपॉर्चुनिटी की कमी भी लिख सकते हैं, अपने से भी ऐड कर सकते हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन इनका एक दिया गया है डिस्क्रिमिनेशन फ्री स्कूल सिस्टम। इसको शॉर्ट में भी मैंने कवर किया है। डिस्क्रिमिनेशन फ्री स्कूल सिस्टम मतलब भेदभाव रहित मुक्त जो है एक विद्यालय, एक ऐसा जगह जहां उनको पढ़ने का मौका दिया जाए, जहां उनको किसी के साथ लैंगिक भेदभाव न हो। ऐसा विद्यालय जहां उनको जो उनकी उम्मीद है उसको पूरा करने की कोशिश की जाए, जो उनके सपने हैं उसको पूरा करने की कोशिश कराई जाती है। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेशन फ्री स्कूल सिस्टम के अंतर्गत किया जाएगा। हालांकि इसका सल्यूशन ये सारी चीज़ें भी हो सकता है कि अवेयरनेस फैला करके, जो नॉर्मल है कि ये जो प्रॉब्लम्स है इसके पॉजिटिव पॉइंट को आप देखेंगे और आपका सल्यूशन एज इट इज़ आ जाएगा। ये एक अलग था, इसलिए मैंने इसको लिखकर आपको बता दिया। Next, women either girls education in the Indian society. Whenever we are talk about the एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स इन द सोसाइटी, देयर आर टू व्यू पॉइंट। जब भी हम देखेंगे तो हमेशा जैसे होता है ना, किसी चीज़ के मत होते हैं, तो इनके दो मत हैं। कितने मत हैं? दो। एक वो मत है जो रूढ़िवादी है, नाम से ही आपको स्पष्ट होगा। रूढ़िवादी का सिंपल सा अर्थ होता है कि जो स्टीरियोटाइपिंग लोग होते हैं कि क्या करेगी लड़की पढ़ के, अंत में इसको किचन में जाना है, क्या करेगी लड़की पढ़ के, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, ये रूढ़िवादी मत है। एंड व्हाट अबाउट द प्रोग्रेसिव व्यू पॉइंट, प्रगतिशील या आधुनिक मत, ये कहते हैं कि भाई आप बच्ची को पढ़ाओ, उसको मतलब अपने पैरों पर खड़ा करो, क्योंकि ये उसका राइट भी है और एज अ पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये प्रगतिशील और आधुनिक मत है। ये दोनों मत ज़रूरी हैं, आप इनको आंसर में भी राइट करते टाइम आप इसको लिखिएगा जब भी आपसे चाहे स्त्री शिक्षा चाहे बालिका शिक्षा की बात यहाँ की जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालिका शिक्षा की ज़रूरत क्यों है। वाई वी नीड द वुमेन एजुकेशन आइदर गर्ल्स एजुकेशन। क्या इनको नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा, अब आप वो सोचिए कि एक देश होने के नाते सबकी जिम्मेदारी होती है, जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन लोग होते हैं, कि देश का समान रूप से क्या हो, विकास हो। अब उस समानता के रूप के विकास में जो दो लोग जो अपने फैक्टर मतलब जो दो लोग होते हैं जीडीपी में ग्रोथ करते हैं, तो उनमें कौन है, मेल फीमेल, यही लोग तो होते हैं मेनली। तो जो मेल और फीमेल है, अगर आप इनके परसेंटेज को देखेंगे तो तकरीबन 48 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 5 है क्या, ये जो होता है पूरे आपके पॉपुलेशन का फीमेल है। ये मैंने शॉर्ट में बताया भी है नंबर्स के साथ लिखकर, उसमें मैंने काफ़ी फैक्ट्स यूज़ किए हैं। उन फैक्ट्स को इधर लॉन्ग के यूज़ में भी आप करेंगे। 48% से भी अधिक क्या हैं, आपकी महिलाएं हैं। तो आप सोचिए अगर 100% में 48% मतलब नियर अबाउट 50 आपकी महिलाएं हैं। तो अगर आप इन 48% के राइट्स को, इनके एजुकेशन को इग्नोर करोगे तो क्या आपका कंट्री कभी भी डेवलप होगा प्रॉपर? आंसर है नहीं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वाई वी नीड द गर्ल्स एजुकेशन।
क्लियर है? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी संख्या इनकी नहीं है, ये संख्या काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखोगे 2% बढ़ जाएगा तो वो 2% से पूरी जनसंख्या का आधा हो जाएंगी इसके कारण। तो दैट मीन्स अब यहीं से जो ये नीड आपको भी समझ में आई, यहीं से आपके सारे पॉइंट्स निकलेंगे। आपको यहाँ याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत बस इतना है कि आपने ये समझ लिया कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका नीड क्यों है। अब आप बाकी चीज़ें अपने स्वयं से ही आप इसको करेंगे। जैसे देखिए, पहला क्या है, राष्ट्रीय विकास। जब आप उन 48% लोगों के बारे में सोचेंगे तो आप राष्ट्रीय विकास करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे। बस ये जो विकास वाले शब्द हैं उनको पकड़िए। राष्ट्रीय विकास करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे, सामाजिक विकास करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे। समाज का उत्थान करेंगे तो किसका उत्थान होगा? परिवार का होगा, क्योंकि परिवार ही तो उसकी बेसिक यूनिट है और उसी परिवार से, समाज से होते हुए तभी तो जाएगा। और यहाँ आप चाहें तो कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप एक महिला को पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को शिक्षित करें, लेकिन आप महिला को एक शिक्षित करते हैं तो आप उस महिला को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को और धीरे धीरे पूरे समाज को शिक्षित करते हैं। क्योंकि एक महिला की जो एजुकेशन है वो सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहती है, जबकि एक आदमी को आप कितना ही पढ़ा लीजिए, लिखा लीजिए, उसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रसार नहीं होता है, लेकिन एक फीमेल की एजुकेशन का बहुत प्रचार प्रसार होता है। कैसे? क्योंकि जो लोगों के साथ वो रहती है, अपने बच्चों को वो शिक्षा देती है, वो बच्चे फिर आगे जा कर के उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा के लिए, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक में मैंने लिखे हैं, जब आप अपने एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। लोकतंत्र क्यों है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी कहता है कि भाई सबके लिए जिम्मेदार है, सबके जब वोट का अधिकार है, जब सबका वोट एक है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो, औरत हो, तो इसका मतलब है कि सबके अलग अलग राइट्स और सबकी उतनी ही वैल्यू है। जब सबकी उतनी ही वैल्यू है तो एजुकेशन में चाहे कहीं भी सबकी उतनी ही क्या है, जगह है। मानवाधिकार की रक्षा के लिए जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं, एज ए ह्यूमन, गर्ल हो, बॉय हो, ट्रांसजेंडर हो, सबके क्या हैं, सभी क्या हैं, उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि सबके पास खुद के राइट्स हैं और उन राइट्स की रक्षा करना भी एक देश की जिम्मेदारी होती है। परिवार या समाज के उत्थान के लिए, आर्थिक विकास के लिए। क्लियर है इतनी बातें? अब ये समस्याएं, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ज़रूरत है, सब कुछ है, तो लेकिन वो ज़रूरत है तो वो ज़रूरत पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों आज हम इसको एज अ टॉपिक के विषय में पढ़ रहे हैं? अब वो जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं, क्यों हम इनको इस प्रकार से देख रहे हैं। तो सबसे पहली समस्या है आर्थिक समस्या या राष्ट्रीय समस्या। कौन सी है आपकी समस्या? राष्ट्रीय समस्या या आर्थिक समस्या? तो जो आपकी राष्ट्रीय समस्याएं हैं, इसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर उस हिसाब की सहभागिता का ना मिलना। आर्थिक समस्याएं हैं कि जहाँ जहाँ जैसे स्त्रियां हैं, आप देखेंगे उस हिसाब से पैसे नहीं खर्च किए जाते हैं, धन नहीं खर्च किए जाते हैं। अपव्यय और जो अवरोधन की समस्या है, ये बड़ी समस्या है। क्यों है? क्योंकि विद्यालयी स्तर पर ही अपव्यय और अवरोधन हो जाता है, लोग बच्चियों को निकाल लेते हैं, इस कारण से जो है उनकी भागीदारी नहीं हो पा रही है। रूढ़िवादिता, लोगों की जो सोच है कि आज भी वो सोचते हैं कि लड़की घर के अंदर के कामों के लिए बनी है, उसको पढ़ाना लिखाना कोई उचित बात नहीं है। तो ये रूढ़िवादी सोच, सामाजिक कुरीतियाँ एवं दृष्टिकोण, जो आपके पहले से चली आ रही कुरीतियाँ हैं, जो आदमी का एटीट्यूड है, जो नकारात्मक है, उसके बारे में। इसके साथ दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, जो कुछ लोग आगे बढ़ भी गए, पढ़ भी लिए, तो पाठ्यक्रम भी उस अनुसार नहीं है, बच्ची के अनुसार या उसके व्यावसायिक वातावरण के अनुसार, कि उसको करके, उसको पढ़ करके वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर सके, अपना सर्वांगीण विकास कर पाने में संभव हो। तो ये कुछ समस्याएं हैं। ठीक, उम्मीद है कि ये जो आपको ज़रूरत है, नीड क्यों है हमें, और उस नीड के रास्ते में जैसे पूरा थियरी समझा, तो उसके रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स क्या है। इन प्रॉब्लम्स में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप स्वयं से ऐड कर सकते हैं। इंसेंटिव फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, नेक्स्ट, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि बार बार आप देखेंगे पेपर में आपसे यही चीज़ पूछा गया है कि बालिका शिक्षा को बढ़ाने हेतु कोठारी कमीशन की क्या रिकमेंडेशंस हैं, सरकार की तरफ से क्या स्कीम, क्या योजनाएँ हैं, क्या इंसेंटिव है गर्ल्स एजुकेशन के लिए, उसको एलाबोरेट करिए। तो मिला जुला करके यूनिट 4 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यही है जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप अलग अलग स्कीम्स के बारे में देखेंगे, चाहे वो आपका महिला समाख्या स्कीम हो, सर्व शिक्षा अभियान हो आपका, या फिर आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो। इसके साथ ही आपका EGS और भी अन्य भी हम देखेंगे, जिसमें आपका एजुकेशन गारंटी स्कीम हो गया, सबला योजना हो गया। ये सारी योजनाएं आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हमने देख लिया, ये देख लिया। अब इसके बाद जो हम कार्यक्रम को देखने वाले हैं, उन कार्यक्रमों में आपको एक बात ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि
आपके पेजेस के अकॉर्डिंग आपको याद होना चाहिए कि आपका 50 मार्क्स का पेपर है, 7.5 नंबर का है। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप एक ही योजना को लेकर के पूरा उसको रट डालेंगे और उसी के बारे में लिखना है। अगर आप एक के बारे में ही सिर्फ लिखेंगे तब भी आपका नंबर कटेगा, भले आप 5 पेज लिख के आ जाइए, कोई मतलब नहीं है। जब आपके पास कंटेंट ज़्यादा है तो आपको उन सब के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाने होंगे, जैसे मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगी भी। तो आप जब आंसर राइट करें तो जितना आपके इंसेंटिव में जितना भी आप याद कर पा रहे हैं 5 से 6 योजना, उन सबको लिखिएगा और उन सबको थोड़ा थोड़ा लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपका पेज भी हो और लास्ट में जो है आप चीज़ों को मैनेज कर सकें। अब यहाँ जिस हम सबसे पहली योजना की बात कर रहे हैं ये है महिला समाख्या स्कीम। इसको कभी कभी MSS भी कहते हैं, महिला समाख्या स्कीम, कभी कभी कहीं कहीं प्रोग्राम भी लिख देता है, ठीक है। 1989 आपका 1986 में पहली NEP आई थी, इतना तो सबको पता होगा। इसी के बाद आया था आपका महिला समाख्या स्कीम। 11 राज्यों में इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए इसमें बहुत सारी नई चीज़ें किया गया, जैसे कि बच्चियों को, ये जितनी चीज़ें सब गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, बॉयज़ के लिए नहीं है, ठीक है। शिक्षा के अवसर प्रदान करना, उनकी आत्म छवि में और आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए, उनके लिए अवसरों के और द्वार खोलने के लिए कि अलग अलग तरीका, ये एक नवाचारी दृष्टिकोण था। मतलब एक नया दृष्टिकोण है कि बच्चियों को भी क्या किया जाए, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नए पर्सपेक्टिव से एक नए रास्ते को खोला जाए, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास, आत्म छवि, ये सारी चीज़ें अच्छी आएँ, अवसर उनको मिले, शिक्षा के बेहतरीन अवसर मिले। तो ये किसका काम था, महिला समाख्या स्कीम का। तो देखिए मैंने इसमें इतनी ही शॉर्ट चीज़ें लिखी हैं। अब इसको आप चाहें तो ये जो मैंने इस तरह लिखा है इसको आप 4 पॉइंट में बना करके ईजिली आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आप चाहें तो अब इसमें आप लिखने बैठेंगे कि भाई उसके उद्देश्य हैं कि आत्म छवि, आत्मविश्वास में वृद्धि करना और फिर पॉजिटिविटी, मतलब सकारात्मक भूमिका का ना होना। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो आप एक ही लिखेंगे, बाकी तो आपसे छूट जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सबको समझ करके, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण अभी मैं वीडियो में आपको बताऊंगी वो स्कीम है जो कि आपकी फ्लैगशिप स्कीम है। तो जो फ्लैगशिप स्कीम है आप पहले उसको लिखेंगे, इसको भी आप लिख सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि चाहे वो महिला समाख्या हो, EGS हो, OBB हो, सब उसके अंदर आ जाते हैं। तो वो कौन सी स्कीम है अभी मैं आपको बताऊंगी, वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो 2 स्कीम आपकी यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना की। इसकी शुरुआत देखिए, कस्तूरबा गांधी जो थी आपकी, महात्मा गांधी आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर वो बच्चियाँ जो कि दुर्गम इलाकों में रहती हैं, जो दूर दराज के इलाकों में रहती हैं, जिनसे विद्यालय दूर है बहुत, और या तो वो विद्यालय पहुँच नहीं पा रही हैं, आवागमन के साधन नहीं है, उनके लिए ये खोला गया था कि उनको वहाँ पर आवासीय योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया था कि आवासीय विद्यालय दिया जाएगा। NEP 1968 और 1986 जो था, दोनों की रिकमेंडेशंस के अनुसार ही स्त्री शिक्षा के प्रसार पर बल देते हुए कि भाई अगर दूर दराज है तो वहाँ से हम कस्तूरबा गांधी बालिका योजना के तहत उनको विद्यालय में रहने के लिए जो है, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना के तहत आवासीय योजना में बच्चियों को वहाँ रख करके पढ़ने की पूरी क्या करेंगे, जो है पूरी सुरक्षा देंगे। 2004 में शुरुआत किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना के तहत जो आपका खर्च कौन देगा, तो खर्च याद रखिएगा 50-50% होता है। 50% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 50% यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट देती है। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति, सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर आप करेंगे, जो SC हैं, ST हैं और जो पिछड़े वर्ग की बालिका जो स्कूल में प्रवेश आपका नहीं ले पाती हैं उनके लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि यहाँ पर जो बच्चियाँ SC हैं, आपकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़े वर्ग की जो बालिकाएं हैं, अगर वो हैं तो वहाँ पर कस्तूरबा गांधी आपका विद्यालय खोला जाएगा और उन बच्चियों को वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। क्लियर हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने 2 योजना को आपको कहा था कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो 2 यही लोग हैं, एक आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक सर्व शिक्षा अभियान। मैंने दोनों का अलग से आपको, यही जो प्लेलिस्ट अभी आप देख रहे हैं ये आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा। नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट तो कमेंट में लिंक पिन किया है जेंडर स्कूल और सोसाइटी के नाम से, उसमें जाएंगे तो वो प्लेलिस्ट आपको जेंडर स्कूल सोसाइटी की ओपन होगी, उस पर क्लिक करेंगे लिंक पर, तो उसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स मिल जाएगा जो एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। उसमें मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक शॉर्ट में करा है और एक सर्व शिक्षा अभियान और एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी होगा।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तीनों, ये जो तीनों स्कीम है आपको तीन अलग अलग शॉर्ट वीडियो से पढ़ना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला समाख्या जो है सुकन्या समृद्धि योजना इसी के अंतर्गत आता है उसको, जिसको अभी हम देखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान बहुत ही ज़रूरी है। ये आप जितने लोगों को पढ़ रहे हैं ना, सब लोग ना पीछे से उनके छोटे बहन है। सबसे बड़ा कौन है? सर्व शिक्षा अभियान। इसी को अंतर्गत आप जितने गर्ल्स के देखेंगे या जितने मेजर आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत देखते हैं, उनको मर्ज करने का काम किया गया था। किसके तहत? सर्व शिक्षा अभियान के तहत। कोई 2 में मर्ज हुआ, कोई 6 में, कोई 8 में मर्ज हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण सर्व शिक्षा अभियान है। तो जब आप अपने पेपर की कॉपी में लिख रहे होंगे तो पहले आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या सर्व शिक्षा अभियान के बारे में लिखें, जिसमें कि ज़्यादा वो आपको कंटेंट मिलेगा और उसमें से ही ऐड करते हुए आप आगे की चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है, इसको बताया है मैंने, उसमें बहुत ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझ में आ जाएगा कि इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि 4 जो है आपके जो आपकी मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने कंबाइन होकर के इसको जो है चलाया था। और स्टार्टिंग में इसका 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और शुरुआत इसकी जो है 100 जिलों से की गई थी और 100 करोड़ रुपए के शुरुआती कॉर्पस के साथ इसको शुरू किया गया था 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, तो इसके साथ ही जो 4 आपके मंत्रालय हैं उसमें कौन कौन से मंत्रालय थे वो भी मैंने बताए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय था, महिला और बाल विकास मंत्रालय था, परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके साथ ही जो आपका HRD मिनिस्ट्री जो अभी प्रेजेंट में शिक्षा जिसको हम कहते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, ये चारों लोगों ने मिल करके इसको जो है शुरुआत किया था। इसी के अंतर्गत आपका जो है आता है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर हम इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट में हम कहते हैं BBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इसमें महिलाओं को सशक्त और उनको संरक्षण प्रदान करने की सबसे ज़्यादा जो बात की गई थी, गुणवत्तापरक शिक्षा देने की, ये सारी चीज़ें इसमें कही गई थी। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर होगा और देख के ज़रूर जाइए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। SSA 2001 में जो आपका आया था, इसके साथ सर्व शिक्षा अभियान की जो नींव मानी जाती है वो EFA से मानी जाती है। इसको भी मैंने आपको डिटेल में बताया है शॉर्ट वीडियो में, देख कर जाइएगा। EFA क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल। ये आपका एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1990 के दशक में। वहाँ पर कहा गया था कि भाई जो सार्वभौमिकरण है, कम से कम प्राथमिक शिक्षा क्यों चुना गया? क्योंकि प्राथमिक शिक्षा सबका बेस है, इसलिए प्राथमिक शिक्षा को चुना गया। तो यहाँ पर उसको करने के लिए कहा गया। सर्व शिक्षा अभियान एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है, मतलब 2010 तक इन्होंने कहा कि हम अपने सारे कार्यों को कर लेंगे और अलग अलग इसी के तहत आपका जो EGS है, एजुकेशन गारंटी एक्ट है, इसी के तहत आता है। टाइम बाउंड प्रोग्राम है, ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए काम करता है और इसका जो है विजन सबसे ज़्यादा क्या है? नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी किस बात के लिए? क्योंकि चाहे बच्चा उसको कोई भी समस्या है, आर्थिक रूप से वो सबल नहीं है कि वो पढ़ा सके, कोई माँ बाप गरीब हैं, तो भी उनको जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहुत सारे स्कीम्स को जोड़ करके इसको बहुत ही मजबूत और बॉडी बिल्डिंग स्कीम के रूप में यहाँ सामने लाया जाता है। ठीक है, फिर आपको पता है कि फिर 2010 के पहले ही 2009 में आपका RTE आता है जो 10 से लागू हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो आपकी स्कीम है वो है सबला योजना। सबला योजना काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है। इसको अगर हम कहें तो इसका फुल फॉर्म सबला का इस प्रकार से नहीं है, ये इसका दूसरा नाम है, राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना। ठीक है, क्या नाम है इसका? राजीव गांधी आप सभी लोगों को पता है प्रधानमंत्री रह चुके हैं। किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना मतलब जो किशोर उम्र की जो बालिकाएं हैं उनको एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये योजना है। 2010 में लाई गई थी ये योजना। 2010 में 200 जिलों में, अभी आपने BBP बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देखा कि वो 100 जिलों में स्टार्ट की गई थी और ये 200 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, इसमें जो किशोरी बालिकाएं वो किस उम्र से किस उम्र की रहेंगी? तो 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं जो विद्यालय नहीं जा सकी हैं या जिनका पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था इसमें की जाती है कि वो कुछ नया सीख करके अपने जीवन को आराम से आर्थिक रूप से निर्भर हो सकें। तो प्रशिक्षण हो गया, जागरूकता हो गया और पोषण का विकास। अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेनली जो आप देखेंगे कि जैसे कि होता है ना कि पोषण से जो आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें आपकी होती हैं, इसके बारे में भी इसमें बच्चियों को बताया था कि न्यूट्रिशन आपके लिए कितना ज़रूरी है। इसके साथ जो आयरन और फॉलिक एसिड आपका होता है, ये सारी जैसे जो
बेसिक जो आपके मेडिसिनल चीज़ें होती हैं उनके बारे में उनको बताया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो 16 वर्ष की बच्चियां होती हैं या इससे अधिक, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसा मैंने कहा ना कि जो प्रशिक्षण है, जिनका मन नहीं है पढ़ने में या जिनकी पढ़ाई छूट गई है, विद्यालय नहीं जा पाई हैं, तो उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी है। और उसकी उम्र कितनी रखी गई है, चूँकि 11 से 18 वर्ष के अंतर्गत की बालिकाएँ इसमें आती हैं, लेकिन जो 16 या इसके ऊपर है उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है इसके अंतर्गत। क्लियर। अब आते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना कोई अलग से योजना नहीं है, जो अभी आपने देखा BBB को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी के अंतर्गत एक आपकी आर्थिक योजना लेकर के आई गई थी जिसका नाम था सुकन्या समृद्धि योजना 2014 में। ठीक है, इसको जोड़ा गया था, सुकन्या समृद्धि योजना को BBB के अंतर्गत जोड़ा गया था। ये जो है छोटी बचत को प्रोत्साहन देने का एक तरीका लाया गया था। ये योजना काफ़ी बेहतरीन थी, बहुत अच्छा था। इसमें देखिए क्या है कि जो बालिका है उसके अकाउंट खुलने के 14 साल, मतलब कि जब से उसका अकाउंट खुला उसके 14 साल तक ये आपका जो है खाता रहता था। 1 साल के भीतर 1000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, बालिका जो लोग गरीब हैं, जो लोग आर्थिक जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो अपनी बच्चियों के लिए 1000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की रकम उसमें जमा कर सकते हैं। अच्छा, खाता कब मैच्योर होगा, मतलब कब वो बंद होगा, तो 21 साल पर, जब वो लड़की जो है, जो बालिका है, जब वो 21 साल की होगी उसके बीच में। और इसमें एक ये भी शर्त थी कि अगर 18 से 21 साल के बीच में अगर उसकी शादी हो जाती है तो भी खाता बंद हो जाएगा। और उसके पहले खाता लेकिन बंद यहाँ नहीं हो रहा था, अभी बाद में ये आपका लेटेस्ट आया है कि अब अगर लड़की की स्वेच्छा होगी तो 18 के बाद वो कभी भी खाता बंद करवा सकती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ एक केस में होता था कि जब अगर उसकी शादी बीच में हो जाती है, मान लीजिए 19 साल 20 साल में, तब खाता आपका बीच में बंद हो जाता है। ठीक है, तो खाता मैच्योर आपका 21 साल में होगा। और जब बच्चे 18 साल की हो जाएगी तो उसका आधा पैसा उसको मिल जाएगा, अगर पेरेंट्स चाहते हैं तभी। मान लीजिए कि 18 साल की हुई, उसने 12th पास कर लिया, उसके बाद उसकी पढ़ाई में वो पैसा लगाना है, तो चाहे वो विवाह में लगा दें या फिर मतलब पढ़ाई में लगा दें, दोनों में लगा सकते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं पढ़ाई में लगाई जाए, तो 18 वर्ष होने पर जितना उन्होंने जमा किया है उसका आधा पैसा दे दिया जाएगा। और इसमें पैसा नहीं जमा करने पर मंथली जो है 50 रुपये का जुर्माना भी लिया जाता है। और अब अगर आप कई समय तक नहीं जमा करेंगे तो खाता बंद भी कर दिया जाएगा। क्लियर है। सबसे ज़्यादा ब्याज दर, अगर सरकार की कोई ऐसी स्कीम है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है तो वो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत ही मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप टैक्स से बचते हैं, यहाँ पर टैक्स नहीं लिया जाता है। क्लियर है। ये था आपका सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट है आपका DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। जब हम बात करते हैं DPEP की, तो ये प्रोग्राम आपका 1994 में स्टार्ट किया गया था, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसको मेनली जो है, जो इलाके शैक्षिक रूप से पिछड़े थे, जहाँ पर दुर्गम इलाके थे, जहाँ पर शिक्षा पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाई थी, जहाँ शिक्षा का सर्वसुलभीकरण नहीं हो पाया था, उनके लिए ये प्रोग्राम बेसिक रूप से लाया गया था कि आप अपने क्षेत्र के अनुसार परिवर्तन करके एजुकेशन का क्या करिए, सार्वभौमिकरण करिए। तो याद रखिएगा कि जिला विशेष के अनुसार नियोजन की क्षमता दी गई थी और पृथक लक्ष्य निर्धारण, मतलब अलग अलग लक्ष्य का निर्धारण करके यहाँ पर इसको पूरा किया जा रहा था। इसकी जो है, इसमें 1,77,000 जो है आपके अध्यापकों की यहाँ पर नियुक्ति की गई थी इस DPEP प्रोग्राम के अंतर्गत। तो DPEP प्रोग्राम जो है, अगर आप जानेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जो दुर्गम इलाके थे, जैसे कि एक ही पहले क्या था, आपका रूल था, नियम था, उसके तहत बनाया जाता था। लेकिन जब DPEP को लेकर आया गया तो इसके तहत क्या हुआ कि आपकी जैसी ज़रूरत है, आपके क्षेत्र की जैसी ज़रूरत है, उसके अनुसार आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसके अनुसार आप लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उसी अनुसार नियोजन करके आप क्या कर सकते हैं, जो आपका प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण है, जो हमारा UEE है। UEE क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, उसको आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इसकी जो विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि बच्चों को क्या करना, जोड़ना, प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़ना, भेदभाव को कम करना, और इसके साथ ही जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है कि अगर नेशनल लेवल पे होगा तो कोई भी प्रोग्राम है तो वो गाँव तक नहीं पहुँच पाएगा, बीच में भ्रष्ट लोग भी आ जाते हैं। तो इसीलिए लोगों ने डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया कि डिस्ट्रिक्ट होगा, छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो वो उस पर ईजिली क्या कर पाएंगे, आप एसेस कर पाएंगे, लोगों तक पहुँच बना पाने में सक्षम हो पाएंगे। क्लियर हुई इतनी बातें?
अब अदर प्रोग्राम्स की बात करते हैं। अब देखिए अदर प्रोग्राम को तो अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जब आप एग्जाम में लिखेंगे वो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सबसे पहले लिख लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मान लीजिए आपने पहले अपनी कॉपी में ये लिख दिया इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तकरीबन हाफ पेज लिखा। इसके बाद नेक्स्ट में ही आपने यहाँ पर कह दिया कि इसके अंतर्गत जो है सुकन्या समृद्धि योजना था, और दूसरा आपने यहीं पर सुकन्या को लिख दिया, ठीक है, सुकन्या लिख दिया, ये हो गया आपका। इसके बाद थर्ड पे अब आप आएंगे, आप एसएससी के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान, इनके बारे में बताएंगे। इसके बाद इनसे जुड़े हुए सभी लोग जिनको अभी मैंने बताया, अभी एसएससी वाली वीडियो में मैंने लिखा है, चाहे वो आपका महिला समख्या स्कीम हो, चाहे वो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो, ओबीबी हो, या फिर आपका ईजीएस हो, सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप इसी के बाद एक एक करके सबको वहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट वाइज 4, 5, 6 ऐसे करके लिखेंगे, तो ये आपका सिस्टमैटिक भी हो जाएगा, और फिर सामने वाले एग्जामिनर को ये भी पता लगेगा कि नहीं आपने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई की, और आपको भी जो है समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब अदर प्रोग्राम्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ आपके इंपॉर्टेंट स्कीम्स आते हैं, जैसे एजुकेशन गारंटी स्कीम ईजीएस। ईजीएस ये कहता है कि अगर जैसे कहीं पर भी 25 या 25 से ज़्यादा बच्चे हो गए, मतलब मिनिमम 25 बच्चे हैं, तो शिक्षा गारंटी केंद्र वहाँ खोला जा सकता है। 2001 में इस ईजीएस को भी सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया था। मैंने एसएससी वाली वीडियो में उसमें ईयर वाइज आपको बताया है, लिखा है सारा, मैंने लाइन से शॉर्ट में एकदम छोटे में ही लिखा है, और इधर आप साइड में उसके ईयर को भी देख सकते हैं किस साल वो सर्व शिक्षा अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में लाया गया था। इसके भी कुछ बेसिक आपकी रूल्स थे कि भाई 2 कमरे होने चाहिए, खिलौने होने चाहिए, साइंस किट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक लाभी, और 2 टीचर कम से कम होना चाहिए। उसमें भी अगर एक मेल और एक फीमेल, अगर फीमेल नहीं हो पा रही है, बहुत रेयर है, तब उस केस में आप वहाँ पर मेल को रखेंगे, ठीक है। इस टाइप से कुछ था, वो भी मैंने बताया है। 2014 में ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के चलते 90% प्राथमिक विद्यालयों में सुधार और 80% उच्च प्राथमिक को लाभ हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के चलते, क्योंकि इसका नाम ही ब्लैक बोर्ड इसलिए पड़ा क्योंकि जो सार्वभौमिकरण है वो तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास संसाधन नहीं होंगे। तो जो संसाधन है, जो बिल्कुल बेसिक आपके रिसोर्सेज हैं, उनको विद्यालय तक पहुंचाने का काम किया गया, ताकि उन संसाधनों को, खिलौनों को देखकर बच्चे आएंगे। नेक्स्ट है आपका एमडीएम। एमडीएम क्या है भाई? मिड डे मील। मिड डे मील आप सभी लोगों को पता है, अब इसका नाम प्रधानमंत्री पौष्टिक कौन सा विकास योजना हो गया है। तो मिड डे मील आप बेसिक ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी, इसको भी एसएससी के साथ जोड़ा गया था। मिड डे मील की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी। दोपहर के भोजन को बच्चों को दिया जाता है इसमें, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, सामने से तो ये था कि बच्चों को हमें फूड प्रोवाइड करना है, बट इसका जो इनडायरेक्ट आपका अप्रोच था वो ये था कि रिटेंशन को मेंटेन करना, एनरोलमेंट को बढ़ाना, विद्यालय में नामांकन की संख्या को बढ़ाना, और ये बिल्कुल सही साबित हुआ, इससे नामांकन बढ़ा। नेक्स्ट है लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट। ये लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट भी आपके एसएससी के अंतर्गत आया था। राजस्थान के 13 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी, लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपके अदर स्कीम्स थी। अब इतनी स्कीम्स आपके लिए काफ़ी हैं। पेपर में आपको चाहे जैसा गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव पूछे, गवर्नमेंट का इंसेंटिव पूछे, आपको लिखना यही सब है, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी स्कीम बता दी हैं। अगर आप इतना भी लिख कर आएंगे तो भी आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा। बस देखिए, आप 7, 8, 10 ही पढ़िए, लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए, यही आपका काम करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब एक और आपका है जो है रिकमेंडेशंस, जो आपके क्या क्या सिफारिशें थी स्त्री शिक्षा के ऊपर अलग अलग कमीशंस की। तो यहाँ देखिए, अगर हम कमीशंस की बात करते हैं तो वैसे तो आपके सिलेबस में बहुत सारे कमीशन दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन किससे आया है? तो क्वेश्चन आज तक अगर हम देखें तो सिर्फ 2 से आया है। एक इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको हम कोठारी कमीशन कहते हैं, और दूसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो आपका 1986 है। 2 से आपके क्वेश्चन आज तक आए हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम राधाकृष्णन कमीशन कहते हैं, कब आया है ये? तो ये आपका आया है 1948 से 49 में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, इतने में। अब अगर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है? मुदालियर कमीशन, बिल्कुल सही। ये आपका आया है 1952 से 53 के बीच में। इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसका दूसरा नाम है कोठारी आयोग, जो कब आया है? 1964 से 66, और ये एनईपी तो आपको पता है 86 में आया, फिर इसका रिवाइज्ड जो है पीओए 1992 में आता है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग कमेटी देखने को मिलेगी, ये भी है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की भी स्थापना की जाती, गठन होता है, जो नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन 1958 के दौर में।
कब होता है? 1958 में, नेशनल कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन, किंतु उससे प्रश्न नहीं आया है। तो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है तो आपका टाइम भी बिल्कुल वेस्ट ना हो, आप टू द पॉइंट एकदम कंक्रीट चीज़ें पढ़ करके जाएँ, इधर उधर की नहीं। अब यहाँ देखिए मैंने एकदम टू द पॉइंट लिखा हुआ है। बेसिक आपको पता है कोठारी आयोग बहुत बार हमने पढ़ा है, इस बार आपके पेपर में जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन है उसमें कोठारी आयोग है, मैंने उसमें कराया भी हुआ है, कोठारी आयोग आपको मिल भी जाएगा। तो उनके बारे में बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, कोठारी आयोग क्या है क्या नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ उनके इस बारे में पढ़ना है कि जो कोठारी आयोग के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन है ऑन द गर्ल्स एजुकेशन, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को भी पढ़ना चाहते हैं तो लास्ट में मैंने ऐड किया है पेज, आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए अगर हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को देखेंगे तो इन्होंने भाई पहले ही समझिए कि ये कब का है, 1948 से 49, जब हमें आज़ादी मिली थी स्टार्टिंग में। तो इन्होंने औरतों की शिक्षा के लिए जो सब्जेक्ट्स बताए हैं ना, वो जैसे गृह अर्थशास्त्र हो गया, गृह प्रबंध हो गया, मतलब जो रिलेटेड टू हाउस होल्ड है, क्योंकि उस समय की वैसी परिस्थितियाँ थी। तो इन्होंने उस प्रकार की शिक्षा के बारे में बात की है लड़कियों के। कुछ भी याद ना है तो ये बेसिक याद रहेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि आपको पता है कि कोएड एजुकेशन सह शिक्षा जो आपका है वो तो बाद में आया, इन्होंने उसके बारे में भी बात किया कि भाई लड़कियों को अलग से जो है आपके क्या किया जाए, विद्यालय आपके हों, और उनके लिए जो है अगर कोएड में आप दे रहे हैं तो बालक और बालिकाओं को अगर एक साथ रखें तो बालिकाओं में सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करिए। और इसके साथ अपॉर्चुनिटी जो अवसर लड़कियों को दिए जा रहे हैं इसमें भी इन्होंने वृद्धि की बात की। किसने? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने। इन्होंने ये भी कहा कि जो बालिकाओं को पढ़ाने वाले टीचर हैं वो एकदम अच्छे मतलब सुयोग्य होने चाहिए, उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। और साथ में इन्होंने कहा कि भाई गर्ल्स को उनकी नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन मिले। नीड, अब नीड इन्होंने उस टाइम पे क्या बताई, यही तो बताई नीड की, गृह अर्थशास्त्र, गृह प्रबंध। तो यही आपका है कि उन्होंने जो बताया कि ये लड़कियों के सब्जेक्ट्स हैं और उनको जो एजुकेशन मिले वो उनके नीड के अकॉर्डिंग मिले। क्लियर है? इसके अलावा कहा इन्होंने कि भाई महिला और पुरुष जो टीचर्स हैं इनके बारे में भी कहा कि इन दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। इस प्रकार की बातें इन्होंने किया। जब मुदालियर कमीशन आता है तो मुदालियर कमीशन भी आपका क्या था, माध्यमिक के लिए था। इन्होंने कहा कि भाई बच्चों को गृह विज्ञान जो शिक्षण है उसको मतलब कंपलसरी कर देना चाहिए, और इसके साथ बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय हों। अगर कोएड में वो नहीं पढ़ना चाहती हैं, पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब आप अलग विश्वविद्यालय बनाएंगे तो माता पिता भेजें। तो पृथक विद्यालय की मांग किसने किया? सेकेंडरी कमीशन ने लड़कियों के लिए। सह शिक्षा में कहा कि अगर पढ़ना है तो लड़कियों के अनुकूल चीज़ों को बनाना होगा। क्लियर है? और उन्होंने कहा कि भाई चाहे बच्ची किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहे, उसका मन है कि नहीं वो मैथ से पढ़ेगी तो उसको उसका पूरा अधिकार दिया जाए, शिक्षा प्राप्त करने में पूरी स्वतंत्रता दी जाए। ये उस केस में मैं बता रही हूँ कि इन केस अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ ही देता है तो आपको कम से कम कुछ बेसिक याद होना चाहिए कि नहीं, ताकि आप भूलो ना। ठीक। और ऐसे ही अगर आप देखोगे कि जो आपका वुमेन एजुकेशन की जो बात करती हैं, जो ऐसी कमिटीज़ बनी होती हैं जो औरतों की शिक्षा की बात करती हैं, वुमेन एजुकेशन की जो कमेटी होती हैं, ये क्या बात करेंगे? अब वो सिंपल सी चीज़ें समझिए। कोई लड़की है उसकी सिक्योरिटी की बात करेंगी, उसको रहने के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करेंगी, आवास की बात करेंगी, छात्रवृत्ति की बात करेंगी, यही सब तो बात करेंगी। उसको सशक्त बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करेंगी, कुछ अभियान चलाएंगी। इसके अलावा सरकार की जो नीतियाँ आएंगी उन नीतियों में थोड़ा और इधर उधर करेंगी, असमानता को दूर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगी। तो यही काम उन कमेटियों ने भी किया है, इसके अलावा और कुछ भी अलग नहीं किया। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं जो प्रश्न आया हुआ है भारतीय शिक्षा आयोग, जो आपका इंडियन नेशनल कमीशन है। ठीक है, इंडियन एजुकेशन कमीशन, नॉट नेशनल कमीशन। इन्होंने भाई बेसिक आपको पता है कि कोठारी आयोग नाम क्यों है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता दौलत सिंह कोठारी ने की थी, 1964 में बनी थी और 66 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, जो इनका प्रतिवेदन था वो इन्होंने दे दिया था। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार, किसने कहा? ये कोठारी कमीशन ने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसका विस्तार किया जाए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहला वाला विश्वविद्यालय के था, दूसरा माध्यमिक, और ये तीनों के लिए मतलब जितनी आपकी उस टाइम पे 64 के टाइम पे हमारी एजुकेशन सिस्टम चल रही थी उसको ओवरहॉल करने के लिए बनाया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की बात की, माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के शिक्षा के विस्तार की,
गति को बढ़ाने के लिए कहा। किसने? आपके कोठारी कमीशन ने। तो दोनों के लिए बात कर दी। प्राथमिक में क्या करिए आप? प्राथमिक में आप विस्तार करिए और माध्यमिक में तेजी से विस्तार करिए। इसके अलावा कोठारी आयोग ने छात्रवृत्ति और छात्रावास की भी बात की। स्कॉलरशिप और जो रेसिडेंस होता है आपका छात्रावास, जो हॉस्टल है, उसकी। तो छात्रवृत्ति और छात्रावास की भी बात की है। अलग से विद्यालय की भी मांग इन्होंने भी की है। पृथक विद्यालय आपका मुदालियत ने भी मांगा है और इन्होंने भी। रिसर्च यूनिट की, भाई बच्चियों के लिए अलग से अनुसंधान इकाइयों का निर्माण होना चाहिए जहाँ पे वो अनुसंधान कर सकें। अलग से पीजी महाविद्यालयों की स्थापना, कि अलग से आपके जो स्कूल्स हैं उनकी स्थापना की जाए पीजी लेवल के, मतलब हायर एजुकेशन में भी बढ़ावा देने के लिए। आप जैसे कि विद्यालयों में आप लेकर के आ रहे हैं एकल जो आपका सिंगल सेक्स स्कूल होता है, वैसे पीजी और यूजी में मतलब हायर एजुकेशन में भी ऐसा करना है। तो ये चीज़ें किसके लिए थी? ये चीज़ें आपके माध्यमिक इंडियन एजुकेशन कमीशन की थी, भारतीय शिक्षा आयोग की, जो आपका कोठारी कमीशन था। अब बात करेंगे 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी, मतलब कि पहला आपका 1968 में आया था, उसके बाद दूसरा आपकी एनईपी 1986 में आया। बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें चेंज हुई। ये पहली ऐसी एनईपी थी जिसमें कार्य योजना भी साथ में सम्मिलित की गई थी। मतलब नीति तो दिया ही गया था, नीति के साथ साथ कार्य योजना के भी आपका पूरा कैसे वो चलेगा, कैसे प्लान करेगा, कैसे वर्क होगा, उसकी भी इसमें बताया गया था। एनईपी ने जो सबसे बड़ी बात की, अगर बालिका शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो बालक शिक्षा इज इक्वल टू बालिका शिक्षा, कि भाई लड़के और लड़की में असमानता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले उन्होंने तय कर दिया। और बालिका शिक्षा के डेवलपमेंट में प्रयत्न करेगा। अब ये प्रयत्न सभी मिलकर करेंगे, सरकार भी करेगी, राज्य अपने स्तर पर भी करेगा, जिला भी करेगा, और आप भी करेंगे और हम भी करेंगे। क्लियर है? तो विकास के प्रयत्न और विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाएगा। किस क्षेत्र में? विज्ञान और तकनीकी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जब स्टार्टिंग में आपका यूनिवर्सिटी कमीशन बना था तो उन्होंने बच्चियों का जो क्षेत्र बताया था, तो वो कहा कि भाई वो आपका गृह विज्ञान हो गया, गृह अर्थशास्त्र हो गया, ऐसे विषयों को पढ़ें जो उनके लिए काम आए। लेकिन इन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रोत्साहन दीजिए बच्चियों को तकनीकी शिक्षा और विज्ञान में। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को विशेष सुविधा। जो बच्चियां व्यावसायिक शिक्षा मतलब प्राप्त कर रही हैं, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनके लिए कुछ विशेष सुविधाओं को जो है अरेंजमेंट किया जाए ताकि वो आसानी से उसको कर लें और वो इंसेंटिव के तौर पर देख के पीछे देखने वाली जो बच्चियां हैं वो भी सामने आएँ और वो भी जो है व्यवसायीकरण का भाग बने और देश की प्रगति में क्या करें? अपना योगदान दें। सो ये आपके कमीशंस के थे। अब इसके बाद ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। जैसे प्रश्न में कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ देगा, लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी एक आध में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पूछा है मेरे हिसाब से, और इसके साथ अगर आप इसको अपने आंसर में लास्ट में राइट करते हैं तो काफ़ी आपका इफेक्टिव होगा। कुछ आर्टिकल है, ज़्यादा मैंने लिखे भी नहीं है, कुछ ईजी लिखे हैं जो आपको इस पेपर में भी काम आएगा और आपका जो 4th पेपर है उसमें भी काम आएगा, जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन है। आर्टिकल 14, इसमें कुछ आर्टिकल है जो तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। आर्टिकल 14 जो समानता के अधिकार की बात करता है, क्लियर है। और इसके अलावा आप आर्टिकल 19 जान लीजिए। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि आप भारत के किसी भी कोने में जा सकती हैं, व्यवसाय का चुनाव कर सकती हैं, स्वतंत्रता के साथ घूम फिर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। मतलब आपके पास स्वतंत्रता है पूरी तरीके से कि आप किसी भी भारत के उसमें जाइए, राज्य में जाइए, घूमिए, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, सब आपको अधिकार है, चाहे आप लड़की हैं तो उससे क्या, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 23 की अगर हम बात करें तो ये महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए उनको जो है शोषण मुक्त जीवन जीने के लिए अधिकार देता है। तो आर्टिकल 23 क्या है आप याद रखेंगे, जो उनकी इंटेग्रिटी है, जो गरिमा है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, उससे मुक्त जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 23 देगा। 19 उनको स्वतंत्रता से कहीं भी आए जाएं उसका अधिकार देगा। आर्टिकल 15 के कई पार्ट्स हैं। आर्टिकल 15 इनका कहता है कि जो इनका सुरक्षा और संरक्षण है इसका कार्य भी महिलाएं क्या करेंगी, जो महिलाओं की सुरक्षा का जो दायित्व है उसको भी कौन तय करेगा? सरकार और राज्य सरकार का कर्तव्य है, ठीक है। ये कौन कहता है? ये आपका कहता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 एक मूवी भी बनी है, आपने देखा होगा। तो इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता और जो समानता आप दे रहे हैं उसके साथ साथ संरक्षण का कार्य भी आपका है। किसका? संरक्षण और सुरक्षा देने का कार्य भी सरकार का है, क्लियर है। इसके तहत बहुत सारी योजना, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली योजना है, बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई थी। आर्टिकल 16 आपको जो है रोजगार या नियुक्ति के आधार पे कोई भेदभाव न होने की गारंटी देता है, मतलब अधिकार देता है, ठीक है।
तो आर्टिकल 16 क्या देता है, रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी लड़कियों को समान अवसर, कि आपको कोई महिला होने के नाते रोकेगा नहीं कि आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप बनिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको स्पेस में जाना है तो आप जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो समानता का अवसर है ये आपको कौन दे रहा है, आर्टिकल 16। ये क्लियर हुआ। आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार दे रहा है, आर्टिकल 15 जो कि बता रहा है कि भाई संरक्षण और जो संरक्षण करना वो भी किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की। आर्टिकल 16 कह रहा है कि आप जो है कहीं पर भी मतलब इसमें रोजगार के क्षेत्र में नियुक्ति पाने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि आप कहीं भी आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 23 उनकी गरिमा से संबंधित और शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रहा है। क्लियर हुई इतनी बातें, ठीक। और ये सुरक्षा और संरक्षण हो जाएगा। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स को अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो काफ़ी है। इसके बाद आपका एक और टॉपिक आता है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट जो आपका महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण शॉर्ट में मैंने अच्छे से कवर किया है, जिसमें मैंने बताया था सशक्तिकरण में क्या था, श था, फिर शक्ति, फिर करण। तो शक्ति ऑलरेडी अपने आप में एक पावरफुल वर्ड है, बट फिर भी उसके आगे स लगाना, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि महिलाओं को हिंसा जो उनके साथ हो रहे प्रॉब्लम्स, जो अत्याचार है, उसको पूरी तरीके से रोक करके उनको सशक्त रूप में समाज के सामने खड़ा करना, एक सबल के रूप में, यही सशक्तिकरण है। इसको मैंने शॉर्ट में कवर किया है। अगर आपने शॉर्ट की वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल टू द पॉइंट है उसमें। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप ये जो आर्टिकल्स हैं अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का है, इसको आप चाहें तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको इसका शॉर्ट में बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, वही चीज़ें इसमें हैं। ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन कमीशन जो है उसका है। ठीक, क्या क्या उन्होंने बालक और बालिकाओं के बारे में कहा है, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं अभी। इसके अलावा माध्यमिक का है ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसको भी आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। नेशनल कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन, देखिए जो मैंने कहा है, जो देशमुख समिति है, दुर्गाबाई देशमुख की जो समिति थी वही वाला। ठीक, तो देखिए इन्होंने किन किन चीज़ों की बात की है, मैंने आपको बताया क्या कहा इन्होंने, कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि एक प्रांतीय नगरीय शिक्षा परिषद की स्थापना, छात्रावास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की स्थापना करना, कुछ ऐसे फिल्मों को दिखाना जिससे नारी सशक्त बन सके, इस प्रकार की तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई वही चीज़ें इसमें है, इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो अभी मैंने आपको बताया, आर्टिकल 14, 15, 16 और 19 और 21, 23, इसमें और भी दिया हुआ है आपको, जो मतलब अगर इतना आपको कम लग रहा है तो आप और अपने से ऐड ऑन कर सकते हैं, बाकी इतना आपके लिए इनफ है। क्लियर है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।